नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में इतिहास ने हिस्ट्री का ऑल बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 फरवरी को होने वाला उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे। ये सेट हमारा 5 है, इससे पहले 4 सेट अपलोड कर दिया गया है मेन चैनल और जो है 2.0 पर। तो आप लोग जब वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो आप सब वीडियो पर बने रहे, इसमें जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की ओर एक एक क्वेश्चन को आसान और सरल भाषा में सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक, पहला है क्वेश्चन हमारा, अभिलेख किसे कहते हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी पर खुदे हुए लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, जिनमें राजा अपना काम और उपलब्धियां लिखवाते थे। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक ना, कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है ये भी, ठीक ना। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें खुदाई के द्वारा अब पुराने समय के लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। पुरातत्व जो है वह विज्ञान है जिसमें क्या, खुदाई के द्वारा पुराने समय के लोगों के जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसके द्वारा, पुरातत्व के द्वारा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 है कि कार्बन 14 विधि क्या है। यह क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, आ सकता है, ठीक ना। तो कार्बन 14 विधि से पुराने जैविक अवशेषों की उम्र की पता चलती है, जिसकी खोज 1946 में BF लिब्बी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा के लोग तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाते थे और उनका उपयोग करते थे, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब देख लेते हैं हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये हमारा 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें जितने प्रश्न है 3 मार्क्स वाला है, ठीक। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, आसान और सरल भाषा में आपको बताता हूँ। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त नोट। चलिए इसका एक एक पॉइंट अब बताते हैं आपको। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। यह ईंटे से बना था, और ये किससे बना था, पक्की ईंटों से बना था। इसकी दीवारें और तल जल रोकने वाली सामग्री से पक्की की गई थी, ठीक। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि बीच में लगभग 40 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा आयताकार कुंड था, जिसके चारों ओर कमरे और गलियारे बने हुए थे। चौथा पॉइंट हमारा, इसमें पानी भरने और निकालने की अच्छी सुविधा थी, जिससे क्या होता था, पानी खराब नहीं होता था। पांचवा हमारा पॉइंट है कि इसे धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नति, नगर नियोजन और जल प्रबंधन को दिखाता है। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, ठीक ना। आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है, नीचे दिए गया हुआ है मतलब। तो देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा को छोड़ दिया, ठीक, और अहिंसा का क्या, पुजारी बन गया। दूसरा पॉइंट हमारा, इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी छोड़ दिया और शिकार पर क्या, प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बंद कर दिया, ठीक ना, कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इससे राजधर्म घोषित करके उसके प्रचार प्रसार में जुट गए।
और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म को क्या राज्य धर्म घोषित कर दिया। चौथा पॉइंट है अशोक प्रजा की देखभाल करने वाला बन गया, उन्होंने जनहित संबंधित अनेक कार्य किए। ये थे जो परिवर्तन उसमें आया था। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, त्रिपिटक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, तो याद जरूर कीजिएगा इसको। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरी, जिसमें क्या पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे। दूसरा है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनका शिक्षा का संकलन को एकत्रित किया। इन शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और विचार शामिल था। त्रिपिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनका अनुशासन और विचार सम्मिलित था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता है। या क्वेश्चन 2 है कि विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था पर वर्णन करें। या तीसरा है विजयनगर के जल संसाधन के विषय में आप क्या जानते हैं। तीनों प्रश्न में भी कुछ भी पूछा जाए आंसर एक लिखना है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, विजयनगर में जल आपूर्ति और सिंचाई की अत्यंत विकास व्यवस्था थी। यहाँ पानी की आवश्यकता मुख्यतः इस प्रकार पूरी की जाती थी। तो पहले देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर पानी संग्रहण किया जाता था। बांध से निकलने वाली लहरें खेतों और शहरों को दोनों को पानी पहुंचाती थी। दूसरा पॉइंट हमारा कि पानी का संग्रहण करने के लिए बड़े बड़े हौज और जलाशय बनाए गए थे, जिसमें से कमलपुरम जलाशय क्या था? सबसे प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संरचना हिरिया नहर थी। यह नहर तुंगभद्रा नदी से पानी लाकर घाटियों और खेते वाले क्षेत्रों को क्या सिंचित करती थी। अगला है चौथा पॉइंट हमारा, इसके अलावा पानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए कुआं, तालाब, वर्षा जल संग्रह प्रणाली और मंदिर के जलाशय का भी निर्माण किया गया था या बनाया गया था। पांचवा पॉइंट हमारा है कि इस प्रकार विजयनगर राज्य ने बांध, नहरों और जलाशयों का माध्यम से जल आपूर्ति व सिंचाई की अत्यंत उन्नति व्यवस्था को विकसित की थी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है, पढ़ लीजिए। भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डाले, भक्ति आंदोलन को दय विस्तार, भक्ति आंदोलन के किन तत्वों को प्रभावित कीजिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता को वर्णन करें, भक्ति आंदोलन के प्रभाव महत्व की चर्चा करें, भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, भक्ति आंदोलन का समाज और संस्कृति पर प्रभाव। ठीक, या भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। इतना जितना क्वेश्चन है इसमें से सभी क्वेश्चन का क्या एक ही आंसर है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। बस दिमाग लगाना है इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन में। ठीक, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संतों तथा दक्षिण भारत में अलवार और नैनारों ने से हुआ था। ठीक, दूसरा देख लेते हैं पॉइंट वाइज। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानंद को जाता है। अलवार तथा नैनारों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। वर्ण व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले वर्गों या ये सभी अलवार और नैनार के पक्ष में आ गए और उनके अनुयायी बन गए। चौथा पॉइंट हमारा कि अलवार और नैनार सभी जाति को समान नजरिए से देखता था। वह किसी भेदभाव के नजरिए से नहीं देखता था। अब देख लेते हैं इसकी विशेषता। ठीक, भक्ति आंदोलन की विशेषता। भक्ति आंदोलन में जाति के भेदभाव को खत्म किया। भक्ति आंदोलन ने समाज की कुरीतियों को दूर किया। भक्ति आंदोलन ने छुआछूत को खत्म किया। आगे क्या क्या देखते हैं। हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रयास किया भक्ति आंदोलन ने। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया भक्ति आंदोलन ने। ठीक, अब देख लेते हैं भक्ति आंदोलन पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।
देख लेते हैं, 3 पॉइंट है, ठीक ना। भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, ठीक। दूसरा है भक्ति आंदोलन से समाज में स्त्रियों को का क्या सम्मान बढ़ा। तीसरा है भक्ति आंदोलन से जाति प्रथा के कठोरता में कमी आई, जाति प्रथा का जो कठोरता आता था, सबको समान अधिकार मिला। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप सब लिख लीजिए, ये वाला प्रश्न जो है आने वाला है, VVI प्रश्न है, ठीक। आने वाला ये वाला प्रश्न। महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों को लिखिए। जैन धर्म के उपदेशों का वर्णन करें, या वर्तमान महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन उपदेशों पर प्रकाश डालें। तीनों प्रश्न में कुछ भी पूछा जाए तो एक ही आंसर लिखना, ठीक। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। पहला महावीर स्वामी की जीवनी देखेंगे, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इजी लैंग्वेज में, इसमें कुछ बताने का समझाने का है ही नहीं। तीसरा पॉइंट हमारा, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। चौथा है हमारा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, ठीक। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या घर त्याग दिया और 12 वर्ष कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर और जैन विजयी कहलाए। उनका मृत्यु जो है वो 463 ईसा पूर्व में पावापुरी के बिहार में हो गया था, ठीक। अब देख लेते हैं इसका जो मुख्य उपदेश है, 5 महावीर स्वामी के 5 उपदेश, मुख्य उपदेश। पहला है अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य, सदा सच बोलना। तीसरा है असत्य, चोरी ना करना। और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा अप्रिय, जरूरत से ज्यादा वस्तुएं ना रखना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। ये 5 उपदेश है, आप सब याद कर लीजिएगा, 5 मार्क्स फिक्स है, और इसमें रखने लायक ये भी आंसर नहीं है, सिर्फ एक बार नोट डाउन कीजिए, आपको याद हो। आप सब बताइएगा कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।